नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कितनी सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कौन कौन से राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव होगा और उन पर नामांकन प्रक्रिया के आवेदन कब तक भरे जा सकेंगे। इसके अलावा जानेंगे कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं। जानेंगे उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल मर्डर के पीछे कौन लोग हैं और किस वजह से 2 बच्चों की हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी के बदायूं में डबल मर्डर से हड़कंप, घर के अंदर घुसकर 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या। पुलिस ने एक आरोपी का किया एनकाउंटर, दूसरा फरार। लोकसभा चुनाव से पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 21 राज्यों की 102 सीटों पर जारी किया नोटिफिकेशन। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट का ऐलान आज। बंगाल की 12 सीटों पर नाम फाइनल, अधीर रंजन का टिकट पक्का। टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पार्टी ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगाने के लिए दाखिल की थी याचिका। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। शराब नीति और जल बोर्ड घोटाले में अब तक भेजे गए 9 समन। और अब बात करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की, बड़े इवेंट्स की, और आज दिन भर जो भी बड़ी खबरें छाई रहेंगी उन पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। यहां बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम को 2 सगे भाइयों की उस तरह से गला रेत कर बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई। मृतक बच्चों की उम्र 14 साल और 6 साल थी। वहीं वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। भीड़ ने आरोपी की बाइक और दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि एक अभी तक फरार है। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाई है और पीड़ित परिवार के घर के सामने ही दुकान चलाते हैं। मंगलवार शाम को वो किसी काम का बहाना बनाकर घर आया और तीसरी मंजिल पर खेल रहे 3 सगे भाइयों पर उस तरह से हमला कर दिया। इसमें 2 भाइयों की मौत हो गई, वहीं तीसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस इस एंगल पे भी तलाश कर रही है ये कोई रंजिश का मामला था या फिर पैसों के लेन देन का कोई मामला। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है और इसी के साथ 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन 102 सीटों में तमिलनाडु की 29, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, इसके अलावा बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 सीट शामिल है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण के लिए 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की जांच 28 मार्च को की जाएगी और उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च होगी। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। मंगलवार को हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए गए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 12 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इस बार भी पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी का टिकट पक्का कर दिया है। इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली सूची में 39 और दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट में टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई है। इससे पहले 13 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई की थी और कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी के एक्शन को रोकने की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छेड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की थी, लेकिन 8 मार्च को इसे खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
जिसको कोर्ट ने 12 मार्च को खारिज कर दिया था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें 9वीं बार ईडी का समन जा चुका है, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सभी समन को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने ईडी के खिलाफ याचिका दाखिल की है और दिल्ली हाईकोर्ट यानी कि आज 20 मार्च को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15,000 रुपए के बॉन्ड पर सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी। आम आदमी पार्टी ने उसे अपनी जीत बताया था, लेकिन ईडी ने उस राहत के अगले ही दिन फिर से केजरीवाल को पेश होने का समन दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में जारी कर दिया और 21 मार्च को पूछताछ में शामिल होने के लिए फिर से बुलाया है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैश फॉर क्वेरी केस में लोकपाल में महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, लोकपाल ने सीबीआई को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने उद्योगपति हीरा नंदानी से पैसे लिए और संसद में सवाल पूछे। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में बगावती सुर उठने लगे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा हावेरी लोकसभा सीट से अपने बेटे केई कंटेश के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने पूर्व सीएम बसवराज बोमई को अपना उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। भाजपा ने विजयेंद्र को शिवमोगा से टिकट दिया है। ईश्वरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा अच्छी स्थिति में नहीं है। कर्नाटक की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता तो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था खराब है। उन्होंने येदियुरप्पा पर परिवारवाद के आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के हाथ में है, लेकिन कर्नाटक बीजेपी में भी यही स्थिति है। कर्नाटक भाजपा पर भी एक परिवार का कब्जा है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। आज के मॉर्निंग फाइल के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।